Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 29th of April 2023. तो गाइज आज है तारीख 29 अप्रैल 2023 और है सैटरडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है, बाल्टिक सी को काफ़ी चर्चा में है, इसको अच्छे से मैप में देखना है। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2008 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो हमारे संविधान में जो 8वां शेड्यूल है, उस 8वें शेड्यूल में टोटल आपको 22 भाषाएं देखने को मिल जाती हैं। नाउ ये जो 22 लैंग्वेजेस हैं वो एक साथ 8वें शेड्यूल में नहीं डाली गई थी। स्टार्टिंग में थोड़ी सी कम थी, फिर बाद में कुछ और लैंग्वेजेस को ऐड किया गया, जिसके बाद यहाँ पर ये टोटल 22 हो गई थी। तो इसी के बेसिस पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इस 8वें शेड्यूल में बाद में 4 भाषाओं को ऐड किया गया था। वो जो 4 भाषाएं ऐड की गई थी जिसके बाद ये 22 भाषाएं हो पाई हैं, ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत किया गया था, ये आपने समझाना है। नीचे ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए बोलता है 90th अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन बी बोलता है 91st अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन सी बोलता है 92nd अमेंडमेंट एक्ट, या फिर ऑप्शन नंबर डी बोलता है 93rd अमेंडमेंट एक्ट। तो उसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। दोस्तों पिछले 2-4 दिनों से इस टॉपिक के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रहा है। आपने ब्लैक होल के बारे में तो सुना होगा, लेकिन यहाँ पे हम बात करने वाले हैं ब्लू होल के बारे में। तो ब्लू होल क्या होता है, कैसे बनता है, वो सारी बातें हम जानेंगे। ज्योग्राफी के लिए एक रेलिवेंट पॉइंट आपके पास में ये हो जाना है। देखो हुआ क्या है ना, अभी रिसेंटली लगभग 900 फीट गहरा जो ब्लू होल है वो डिस्कवर किया गया है और उसकी वजह से इंटरनेशनल लेवल पर हज़ारों आर्टिकल पब्लिश हो चुके हैं। इवन आप देख पाओगे इंडिया के अंदर में, चाहे वो हिंदी आर्टिकल्स हो, इंग्लिश आर्टिकल्स हो, सभी जगह पर इसकी चर्चा की जा रही है। फॉर एग्जाम्पल एक आर्टिकल देख पाओगे, मिस्टीरियस 900 फुट डीप ब्लू होल डिस्कवर इन मैक्सिको। तो ये मैक्सिको में ये जो ब्लू होल है उसको डिस्कवर किया है, जो कि 900 फीट गहरा देखने को मिलेगा। उसके बाद जब आपने सर्च किया होगा तो कई सारे आर्टिकल्स ऐसे भी देखे होंगे कि इस ब्लू होल को बोला जा रहा है ये दुनिया का सेकंड यानी दूसरा डीपेस्ट ब्लू होल है। इसका मतलब क्या हमारे पास में ऑलरेडी पहला ब्लू होल ऐसा है ऑलरेडी? बिल्कुल, यहाँ पे जो साउथ चाइना सी है, साउथ चाइना सी के अंदर में ऑलरेडी यहाँ पर एक डीपेस्ट ब्लू होल डिस्कवर कर लिया गया था बहुत पहले 2016 के अंदर ही। और फिर उसके बाद में जो ये अब की बार ब्लू होल मिला है ये हमारे दुनिया का दूसरा डीपेस्ट ब्लू होल है, ध्यान रखना, जो कि मैक्सिको में पाया गया है। हालांकि इसको डिस्कवर बहुत पहले ही कर लिया गया था, लेकिन इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो अभी रिसेंटली यानी स्टार्ट हुई है। काफ़ी सारी बातें यहाँ पर अभी बताई गई हैं। चलो समझते हैं कि आखिरकार इसके बारे में स्पेशलिटी क्या क्या है। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनते हुए चलना। साल 2016 में जो मछुआरे हैं इन्होंने दुनिया में जो सबसे गहरा ब्लू होल है इसकी खोज की थी। फिर उसके बाद में जो ये सबसे पहला ब्लू होल मिला था वो साउथ चाइना सी में मिला था, जो कि चाइना के जस्ट पास में है। उसकी गहराई कितनी है, तो उसकी गहराई लगभग 987 फीट है। यानी जो अब की बार मिला है दूसरा सेकेंड डीपेस्ट ब्लू होल, उससे भी ज़्यादा गहरा फर्स्ट वाला है, जिसकी लगभग गहराई 987 फीट के आसपास आंकी गई है। इन ब्लू होल को ड्रैगन होल के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है क्या डिफ्रेंसिएशन है? कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है, इसको ड्रैगन होल भी बोलते हैं और ब्लू होल भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये तो हमने बात की फर्स्ट ब्लू होल की। सेकंड वाला जो ब्लू होल मिला है ये मैक्सिको के अंदर में जो चेतुमल खाड़ी है, चेतुमल बे है, वहाँ पर एग्जैक्टली मिला है। पहले हम लोकेशंस को क्लियर करते हैं।
बहुत अच्छे से क्लैरिटी दिमाग में बैठाने के लिए हम पहले वर्ल्ड मैप लेंगे। वर्ल्ड मैप में अगर मैक्सिको को देखना चाहें तो कहाँ पर है मैक्सिको, एग्जैक्टली आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, अभी मैं जूम करता हूँ तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको ये मैक्सिको नज़र आएगा। मैक्सिको के ऊपर यूएसए हो गया, यूएसए के ऊपर कनाडा हो गया, ये यहाँ पर मैक्सिको हो गया। इसको जो ये गल्फ़ बना हुआ है ना, इसको हम लोग गल्फ़ ऑफ मैक्सिको के नाम से जानते हैं। उसके बाद में ये जो ऊपर हल्का सा उठा हुआ है जो मैंने अभी ड्रॉ किया है, ये मैक्सिको का युकाटन पेनिनसुला है। पेनिनसुला बेसिकली क्या होता है, एक ऐसा लैंड एरिया जो कि तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ हो। तो एग्जैक्टली ये भी वही सिचुएशन है कि एक ऐसा लैंड एरिया है जो कि तीनों तरफ समुद्र से घिरा हुआ है। और यहीं पर जस्ट पास में अगर मैं आपको एक दूसरा इमेज दिखाना चाहूँ तो ये हम जूम करके देखें तो मैक्सिको कुछ इस प्रकार से नज़र आएगा। ये गल्फ़ ऑफ मैक्सिको हो गया और गल्फ़ ऑफ मैक्सिको के पास में ये रहा वो पेनिनसुला, और यहीं पर जस्ट पास में ही है चेतुमल बे। आप चेतुमल बे की अगर एग्जैक्ट लोकेशन देखनी है तो आप यहाँ पर देख सकते हो। ये वो पेनिनसुला हो गया, ये रहा वो जो डॉट मैं बना रहा हूँ, यहीं पर है चेतुमल बे। यहीं पर इस वर्ल्ड के सेकंड डीपेस्ट ब्लू होल को डिस्कवर किया गया है। देखो, लाइफ साइंस की जो रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो रिसर्चर्स ने पिछले साल सितंबर में ही इस ब्लू होल को डिस्कवर कर लिया था। हालांकि इसका जो डेटा है वो रिलीज़ नहीं हुआ था, लेकिन अब वो डेटा रिलीज़ होना स्टार्ट हुआ है। जो हमारे साइंटिस्ट्स हैं उनका मानना है कि ये जो गड्ढा है, ये जो ब्लू होल है, ये पृथ्वी पर हुआ है एक कारण की वजह से, वो एस्टेरॉइड की वजह से। एस्टेरॉइड आपको पता है ना, चट्टान जो कि अंतरिक्ष में देखने को मिलती है और वो यहाँ पर पृथ्वी से काफ़ी बार टकरा भी जाती है। तो पृथ्वी पर जो ये ब्लू होल हुआ है, इसके पीछे का साइंटिस्ट एक तर्क लगा रहे हैं कि एस्टेरॉइड के कारण की वजह से हुआ है। वो एस्टेरॉइड जिसने डायनासोर को पृथ्वी से ख़त्म कर दिया था 6.6 करोड़ साल पहले। ये जो घटना हुई थी, इस पूरे घटना के अंदर में एक जो बहुत बड़ा एस्टेरॉइड है वो आकर धरती से टकराया, जिसकी वजह से कई सारे जानवर विलुप्त हो गए और उसके बाद में जो डायनासोर है वो भी यहाँ पर ख़त्म हो गए थे इसी एस्टेरॉइड के टकराने की वजह से। तो ये जब एस्टेरॉइड टकराया ना, तो उसी की वजह से जो ये गड्ढा है वो हो गया है। एग्जैक्टली ऐसा भी काफ़ी सारे जो साइंटिस्ट्स हैं उनका कहना है। हालांकि काफ़ी समय से इसके ऊपर और रिसर्च की जा रही है। तो इस ब्लू होल के अंदर में, इस गड्ढे में और कैसे हम लोग चीज़ों को खोज सकते हैं, तो जो स्कूबा ड्राइवर्स होते हैं जो यहाँ पर जो समुद्र के अंदर जो है डाइविंग करते हैं, तो जो स्कूबा ड्राइवर्स हो गए और भी काफ़ी सारे लोग हो गए, है ना, इनकी मदद से हमने रिसर्च की है। और उस रिसर्च में ये पाया है कि जो ये ब्लू होल है ये अंदर से बहुत ही ज़्यादा गहरा देखने को मिलेगा, जिसके अंदर में 80 डिग्री की खाड़ी का ढलान बना हुआ है। ठीक है, मतलब 80 डिग्री की बिल्कुल एकदम ढलान बनी हुई है सीधी सीधी इस पूरे ब्लू होल के अंदर में। और फिर उसके बाद में ये भी पता चला कि जो इस ब्लू होल का जो मुंह है, इसका जो माउथ है, वो समुद्र के तल से लगभग 5 मीटर नीचे है। 5 मीटर नीचे समुद्र के अंदर यहाँ पर यह जो ब्लू होल है वो पाया गया है, जहाँ पर जो तापमान है ना वो ऊपर नीचे होता रहता है। तापमान में यानी टेम्परेचर में काफ़ी सारे बदलाव यहाँ पे नज़र आते हैं। एग्जैक्टली ये मेंशन किया गया। अब ब्लू होल समुद्र के तल से जो कह सकते हो कि काफ़ी मीटर की गहराई में है, प्लस बोला यह जाता है कि अगर समुद्र के तल में हम इस गुफाओं को देखें तो ये चूना और पत्थर, चूना पत्थर जिसको हम लाइम स्टोन बोलते हैं, तो चूना पत्थर की गुफाएं इनको बोलते हैं। ठीक है, अब ये चूना पत्थर क्यों बोल रहा हूँ, आगे मैं इसके बारे में थोड़ी और डिटेल से आपको बताऊँगा। तो इसके नीचे अभी काफ़ी कुछ छुपा हो सकता है, जिसको लेकर और जो रिसर्चेस हैं वो अभी जारी हैं। तो ब्लू होल क्या होता है ये आप समझ गए, लेकिन जो ये वर्ल्ड का सेकेंड डीपेस्ट ब्लू होल है ना, इसका एक नाम रखा गया है, आपने वो ध्यान रखना है। और आराम से क्वेश्चन बन जाएगा कि पूछा जा सकता है कि रिसेंटली तामजा नाम की एक चीज़ न्यूज़ में थी, बताओ ये क्या है। तो ध्यान रखना, इसका नाम बेसिकली एक ब्लू होल है, तो इस वाले जो ब्लू होल का नाम ही है तामजा। तो आपसे ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। तो जो हमारे साइंटिस्ट हैं उनका जो एक तर्क है वो मैंने आपको बता दिया कि जो एस्टेरॉइड है वो टकराए, जिसकी वजह से जो ये ब्लू होल है वो क्रिएट हो गए। लेकिन अभी यहाँ पर एक दूसरा तर्क भी बताया जा रहा है, दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर यह है ब्लू होल बनने का, वो मैं आपको समझा रहा हूँ। उनके थ्रू बोला गया है कि देखो, जो ब्लू होल हैं वो तब बनते हैं जब समुद्र का पानी जो है वो चूना पत्थर यानी जो लाइम स्टोन है उससे मिलता है। होता क्या है कि देखो, चूने का जो पत्थर होता है ना, लाइमस्टोन, वो जब यहाँ पर समुद्र के पानी से मिलेगा तब जाकर यहाँ पर इस प्रकार का ब्लू होल बन जाता है। और ये कैसे पॉसिबल है, देखो होता यह है कि जो पानी है वो आसानी से इस चूने पत्थर को यानी लाइमस्टोन को काट देता है। इन चट्टानों के अंदर में आराम से पानी घुस जाता है। तो इससे यहाँ पर अगर ये जो पत्थर है ये प्रेजेंट होगा नीचे, तो ये जो समुद्र का पानी है वो धीरे धीरे इसके अंदर घुसता हुआ चले जाएगा, जिसमें जो पानी के अंदर रसायन प्रेजेंट होता है वो चूने के पत्थर के साथ में रिएक्शन करते हैं, और रिएक्शन करने के बाद में उस पत्थर को ख़त्म करते चले जाते हैं और पानी यहाँ पर उन पत्थरों के अंदर एंटर करता हुआ चले जाता है। तो ये भी यहाँ पर एक रीज़न हो सकता है कि लाइमस्टोन के अंदर में पानी आराम से घुस गया हो।
वैसे यहाँ पर अगर हम ब्लू होल का स्ट्रक्चर देखना चाहें तो हमारे पास में एक रफ स्ट्रक्चर है, वो इस प्रकार से नज़र आएगा। ठीक है, ये हो गया आपका वाटर लेवल, ये पानी ऊपर दिखेगा और जब पानी के तट पर जाओगे नीचे जब आपको तला मिलेगा तो तले में यहाँ पर जो होल है, जो गड्ढा है वो स्टार्ट हो जाता है और काफ़ी गहराई तक यहाँ पर ये जो गड्ढा है वो बना हुआ रहता है। ठीक है, और बोला जाता है कभी कभी गड्ढा इतना गहरा हो जाता है कि हमारे वो ग्राउंड वाटर से टच कर रहा होता है। आई होप आपको यहाँ पर ब्लू होल को लेकर एक एक इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी है। नाउ आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नाउ यहाँ पे फ्रंट पेज पर 2 आर्टिकल हैं। सबसे पहला आर्टिकल आप यहाँ पर ये वाला देख पाओगे। अभी ये जो मैटर चल रहा है ये कुछ महीने पहले भी न्यूज़ में था, अब ये वापस से न्यूज़ में आया है, तो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ एग्जैक्टली हुआ क्या है। तो दिल्ली पुलिस ने लगभग 2 एफआईआर रजिस्टर किया है रेसलर्स के केस में। अभी रेसलर्स का एक पूरा केस चल रहा है। वो केस क्या है पहले मैं आपको वो समझाता हूँ, फिर उसके बाद कुछ रेलिवेंट पॉइंट्स जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा वो चीज़ें मैं आपको साथ ही साथ बताता हुआ चलूँगा। फिर उसके बाद यहाँ पर इस आर्टिकल को हम समाप्त करेंगे। देखो, जो हमारे देश में कुश्ती होती है ना, रेसलिंग जो होती है, उसके लिए पूरी एक पर्टिकुलर बॉडी बना रखी है जिसका नाम है रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। ये जो बॉडी है ये इन जो रेसलर्स हैं इनको नॉमिनेट करती है, आगे इंटरनेशनल लेवल तक लेकर जाती है। लेकिन हुआ क्या है, बहुत सारे जो इंडिया के टॉप रेसलर्स हैं वो अभी न्यू दिल्ली के अंदर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। अब वो प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनकी एक मांग है। वो मांग क्या है, वो चाहते हैं कि जो ये रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये जो बॉडी है ना, इनके जो चीफ हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए, इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, ऐसी यहाँ पर मांग की गई है टॉप रेसलर्स के थ्रू। क्यों? उनका कहना यहाँ पर यह है कि जो ये ब्रजभूषण शरण सिंह है यह लंबे समय से जो रेसलर्स वेमेन हैं उनके साथ में सेक्सुअल हैरेसमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये है पूरा का पूरा मैटर है। अभी यहाँ पे इस मैटर को रिसेंटली काफ़ी कवरेज मिला, एक कमेटी बनाई गई, उस कमेटी ने क्या बोला वो सब आपको समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले बिल्कुल एक बेसिक चीज़ को समझते हैं, ये रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया क्या है। देखो, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया भारत की एक ऐसी बॉडी है जिसका मेन काम है भारत के अंदर जो रेसलिंग होती है, कुश्ती होती है, उसको गवर्न करने का काम करती है। इस बॉडी को 1958 में फाउंड किया गया था, न्यू दिल्ली में यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर आपको नजर आएगा। इसका मेन काम है जो हमारे रेसलिंग प्लेयर्स होते हैं उनको प्रमोट करना, ओलंपिक्स तक लेकर जाना, एशियन गेम्स में लेकर जाना, नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप तक पहुंचाना, वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप तक पहुंचाने का काम करती है ये बॉडी। जैसे हर एक स्पोर्ट्स को लेकर अलग अलग बॉडी होती है ना, क्रिकेट को लेकर बीसीसीआई, ऐसे कई सारी बॉडीज़ होती हैं, वैसे यहाँ पर रेसलिंग को लेकर रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया आपको ये देखने को मिल जाएगा। अब बात यहाँ पर यह आती है कि इंडिया के जो टॉप रेसलर्स हैं वो अभी प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। तो देखो, इंडिया के टॉप रेसलर्स में जैसे एक हैं विनेश फोगाट, तो इन्होंने भी यहाँ पर कह सकते हो कि बोला है कि जो ये रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट हैं ब्रजभूषण, ये कहीं ना कहीं बहुत लंबे समय से जो वेमेन रेसलर्स हैं इनका सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं। ये बेसिकली इल्ज़ाम लगे हैं अभी WFI के प्रेसिडेंट के ऊपर में, इस वजह से पूरा का पूरा बवाल मचा हुआ है। तो इन टॉप रेसलर्स की मांग यहाँ पर यह है कि इस प्रेसिडेंट के खिलाफ, ये जो चीफ है इस बॉडी का, इसके खिलाफ कुछ ना कुछ एक्शन लिया जाए। अब एग्जैक्टली प्रोटेस्टर डिमांड क्या करते हैं मैं आपको समझाता हूँ। देखो, प्रोटेस्टर्स ने एक बात और बोली है, रेसलर्स ने यहाँ पर एक बात ये बोली है कि ये जो पूरी बॉडी है ना, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, यहाँ पर पैसों का बहुत मिसमैनेजमेंट है। प्रॉपरली पैसा सही जगह पर यूज़ नहीं हो पा रहा है, ज़बरदस्ती का काम जो है अभी चल रहा है इस बॉडी के अंदर में, यानी इस बॉडी में बहुत सारे मिसमैनेजमेंट्स नज़र आ रहे हैं। इसके बेसिस पर ये इन्होंने डिमांड की है। तो रेसलर्स की सबसे पहले डिमांड यहाँ पर यह है कि ब्रिजभूषण के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए, और एफआईआर दर्ज करने के साथ साथ इसको पोक्सो एक्ट के तहत भी अरेस्ट किया जाए, यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट के अंदर भी अरेस्ट किया जाए। क्यों? ये तो खैर बच्चों के साथ के लिए यहाँ पर एक्ट होता है। हाँ, तो अभी जो कंप्लेंट दर्ज करवाई गई है ब्रिजभूषण के अगेंस्ट में, तो वहाँ पर एक कंप्लेनेंट जो है वो माइनर भी है जिसकी उम्र 18 साल से कम है। और आपको पता है 18 साल से कम उम्र के जो यहाँ पर बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, उनके साथ में जो सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन का केसेस होते हैं उसको पोक्सो के थ्रू हैंडल किया जाता है। तो ये रेसलर्स की डिमांड है कि एफआईआर दर्ज की जाए प्लस पोक्सो के अंदर अरेस्ट किया जाए इस व्यक्ति को। फिर उसके बाद में जो WFI के प्रेसिडेंट का पद दिया गया है उस पद से हटाया जाए, और जो ये पूरी बॉडी है रेसलिंग फेडरेशन, इसको डिसॉल्व कर दिया जाए। ये यहाँ पर मांग की गई है इन प्रोटेस्टर्स के थ्रू, रेसलर्स के थ्रू। क्लियर हो गया? अब देखो, यहाँ पर बात यह है कि हमने एक तरफ की बात सुन ली है, दूसरी तरफ यहाँ पर जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है इन्होंने यहाँ पर प्रोटेस्टर्स को रिस्पॉन्स भी दिया है कि एग्जैक्टली जैसे कि यहाँ पर प्रोटेस्टर्स ने जब ये सारी बातें बोली हैं तो WFI की साइड से भी यहाँ पर रिस्पॉन्स आया। क्या रिस्पॉन्स आया? जब ब्रजभूषण के अगेंस्ट में ये सारे जो है केसेस वगैरह दर्ज करवाने की बात की गई है, तो ब्रजभूषण ने बोला है कि देखो, जो भी एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट के, वो सारे रबिश हैं, वो सब बेकार के सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस हैं।
ठीक है, ये फालतू में मेरे ऊपर एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं। अगर चलो जांच पड़ताल करो और अगर ये मैं मुजरिम साबित होता हूँ तो मुझे टांग देना, लटका देना फांसी पर, ऐसा यहाँ पर इनका कहना है। ऐसा ऑलरेडी ये जनवरी के महीने में बोल चुके हैं। एक तरफ इनका बयान है, दूसरा यहाँ पर जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है इनका कहना भी ये है कि जो रेसलर्स बोल रहे हैं कि इस बॉडी में पैसों का मिसमैनेजमेंट है, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट वगैरह नहीं है। तो इस क्लेम को भी यहाँ पर डिनाई कर दिया है इस बॉडी ने। अब क्वेश्चन ये है कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कदम उठाया। तो हमारी केंद्र सरकार ने जनवरी के महीने में एक कमेटी को बनाया था कि वो कमेटी इस मैटर को देखेगी, जांच पड़ताल करेगी कि एग्जैक्टली मामला क्या है। तो वो कमेटी बनाई गई अगेंस्ट द ब्रजभूषण, और उस कमेटी को यहाँ पर सारा काम सौंपा गया कि आप जो डे टू डे मैटर्स होंगे, वर्किंग होगी WFI की, उसको हैंडल करोगे। उस कमेटी को लगभग हेड कर रही थी MC मैरी कॉम। ठीक है, मैरी कॉम उसको हेड कर रही थी और उस कमेटी के अंदर में 6 मेंबर थे। अब होता यहाँ पर यह है कि इस कमेटी को 4 सप्ताह दिए गए थे कि भाई अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देना, और इसने अपनी एक रिपोर्ट सबमिट कर दी है। उसके बाद में यहाँ पर जो कमेटी वो डिसबैंड हो गई है। कमेटी ने उसके बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया है, काम करना बंद कर दिया है। लेकिन फिर भी यहाँ पर इस कमेटी का कुछ कहना है। जो एक रिपोर्ट आई है कमेटी की, उसके अंदर में इन्होंने यहाँ पर बोला है कि देखो अभी भी यहाँ पर जो ये रिपोर्ट है ना, इसके ऊपर थोड़ी और रिसर्च की ज़रूरत है, और यहाँ पर थोड़ा सा ये जो मामला है इसके ऊपर एग्जामिनेशन की ज़रूरत है, और यहाँ पर इसको थोड़ा सा डिटेल से देखने की आवश्यकता है। बाकी इस रिपोर्ट ने बोला है कि हाँ देखो कुछ कमियाँ ज़रूर हैं इस रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अंदर में, और वो कमियाँ क्या क्या हैं। पहली बात, यहाँ पर जो कंप्लेंट्स कमेटी है वो यहाँ पर नहीं है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है या किसी को कोई यहाँ पर परेशानी है तो वो कहाँ पर एड्रेस करवा सकते हैं अपने परेशानी को, कहाँ से निपट सकते हैं, उसके लिए पूरा का पूरा ग्रेवेंस रेड्रेसल मैकेनिज्म होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर उसकी कमी है, ऐसा इस कमेटी ने बताया। प्लस यहाँ पे बोला कि देखो इस बॉडी में वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन इंडिया के अंदर में जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसकी सबसे बड़ी कमी है। जो ये फेडरेशन यानी जो ये बॉडी है और जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनके बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं है। तो ये कम्युनिकेशन की भी काफ़ी बड़ी कमी यहाँ पर नज़र आती है। तो ऐसी बातें यहाँ पर कुछ रिपोर्ट ने मेंशन की हैं। आगे क्या होगा तो आगे यहाँ पर देखने की बात है कि जो ये रेसलर्स हैं, वैसे उन्होंने बोला है कि जब तक आप अरेस्ट नहीं करोगे WFI के प्रेसिडेंट को, तब तक यहाँ पर ये जो प्रोटेस्ट है वो एज इट इज़ चलता रहेगा। खैर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है हम इस मैटर को देखेंगे, और आज है 29 अप्रैल। वैसे यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कल हम इस मैटर को देखेंगे, देखते हैं एग्जैक्टली क्या होता है। तो ये पूरा का पूरा इशू चल रहा है आज के समय में इस रेसलर केस में। तो आई होप आपको यहाँ पर सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आ चुकी हैं। क्लियर हो गया? चलो आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। ना दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। एक छोटा सा टारगेट हमारा 5K प्लस लाइक्स का, जिसको आप अचीव करवा सकते हो। साथ ही साथ मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाना, सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन, आपको ये प्रोफाइल मिलेगा जहाँ पे 12,000 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। आप भी मेरे साथ में पर्सनली जुड़ सकते हो। नेक्स्ट आर्टिकल में बात यही है SCO के बारे में, दैट इज़ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। वैसे पिछले 4-5 दिनों में मैंने आपको इस बॉडी के बारे में अच्छे से रटा दिया है, इसके मेंबर्स के बारे में, हेडक्वार्टर के बारे में। तो आज हम कुछ खास डिस्कशन इस SCO के बारे में करेंगे नहीं, लेकिन अभी इस मीटिंग के दौरान क्या हुआ है मैं आपको समझाता हूँ। देखो कल ना क्या हुआ है कि जो SCO कंट्रीज़ के डिफेंस मिनिस्टर्स हैं उनकी मीटिंग होती है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी, इधर यहाँ पर रशियन डिफेंस मिनिस्टर आपको देखने को मिल जाएंगे सर्जेई शोइगु। और हुआ यहाँ पर यह है कि प्रॉपरली इस मीटिंग के अंदर में डिस्कशन किया गया, और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स का कहना यह है कि देखो हमें साथ में मिलकर जो टेररिज्म है, जो आतंकवाद है, उससे लड़ना होगा। टेररिज्म आज के समय में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और कोई भी देश अगर टेररिज्म को पनाह देता है तो समझ लेना वो खुद एक देश जो है वो अपराध कर रहा है मानवता के अगेंस्ट में। तो इस चीज़ को यहाँ पे ध्यान में रखना होगा। तो टेररिज्म के खिलाफ यहाँ पे ये कदम उठाना होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि आपको पता होगा जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बॉडी है, इसको भारत ने साल 2017 में ज्वाइन किया था। भारत के साथ साथ पाकिस्तान ने भी साल 2017 में ही ज्वाइन किया था। तो तब से अभी तक कोई भी मीटिंग जो इस प्रकार की डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग है उसको अभी तक भारत ने होस्ट नहीं किया है। ये पहली मीटिंग थी जिसको इंडिया ने होस्ट किया है, ध्यान रखना, जब से भारत इस SCO का मेंबर बना है। और इस मीटिंग के दौरान हमने चाइना के साथ में भी सेपरेटली बातचीत करी है। चाइना के जो डिफेंस मिनिस्टर थे ली शिंगफू, इनके साथ में भी यहाँ पर थोड़ा बहुत डिस्कशन किया गया है। चाइना ने बोला है कि देखो दोनों देशों के बीच में जो है ना खासकर रिलेशंस है वो मेंटेन करना ज़रूरी है। बॉर्डर इशू को यहाँ पर थोड़ा सा अपने अलग पोजीशन पर रखो, लेकिन दोनों कंट्रीज़ का जो रिलेशंस है उसको भी यहाँ पर मेंटेन करना काफ़ी ज़रूरी है, और बॉर्डर पर मैनेजमेंट होना भी ज़रूरी है। ऐसी बातें यहाँ पर इंडिया और चाइना के बीच में मेंशन की गई हैं।
फिर राजनाथ सिंह जी ने क्या बोला वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, वही चीज़ वापस से रिपीट कर दी गई है कि अगर हमें एससीओ को और मजबूत बनाना होगा तो सबसे पहले आतंकवाद से लड़ना होगा और उसके लिए सभी कंट्रीज़ को साथ में इकट्ठा होना होगा। ठीक है, अब मैं वैसे क्या करता, अभी आपको वापस से शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ाता। वैसे मैंने आपको कई बार पढ़ाया है, तो आज मैं आप लोगों से एससीओ को लेकर प्रश्न पूछूंगा, तो आप यहाँ पर इसका जवाब देना। सबसे पहली चीज़, जो एससीओ नाम की बॉडी है, इसके अंदर में टोटल जो कंट्रीज़ हैं वो कितनी हैं, उनके नाम क्या क्या हैं, आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। यानी एससीओ के कितने मेंबर कंट्रीज़ है, ज़रा नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। बहुत सरल सा क्वेश्चन है और पहले यूपीएससी इस प्रश्न को पूछ चुका है। दूसरा आप लोगों से क्वेश्चन यह है कि एससीओ का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, वो भी आपने बताना है। 2 सवाल हैं और बहुत आसान से सवाल हैं, आप कई बार पढ़ चुके हो, तो प्लीज़ इसका आंसर ज़रूर से नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। ना अगले आर्टिकल पर आते हैं। अगले आर्टिकल को आप जीएस पेपर नंबर 3 इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिंक कर पाओगे। क्या बात की जा रही है, जो हमारे कोर सेक्टर हैं, आपको बताओ होगा हमारे टोटल 8 मेन सेक्टर हैं, 8 मेन कोर सेक्टर्स हैं। वो 8 कोर सेक्टर्स कौन कौन से हैं आपको मैं समझाऊंगा आगे। तो इन 8 कोर सेक्टर्स की मार्च के महीने की जो ग्रोथ है ना, वो कह सकते हो बहुत कम है। मार्च से पहले जो पिछले 5 महीने हैं उनके कंपैरिजन में मार्च के महीने में ग्रोथ बहुत कम है। 3.6% की ग्रोथ देखने को मिली है इन कोर सेक्टर्स के अंदर में। जबकि बोला जा रहा है फरवरी में भी काफ़ी अच्छी खासी ग्रोथ हुई थी इस बार 2023 में, लेकिन मार्च में ये कोर जो सेक्टर्स हैं हमारे डाउन हो चुके हैं। फरवरी में 7.2% के आसपास ग्रोथ हुई थी, लेकिन मार्च में 3.6% के आसपास, जिसमें जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर है वो सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहा है। यानी सबसे ज़्यादा परेशानियाँ, सबसे ज़्यादा गिरावट इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में नज़र आई है। और इलेक्ट्रिसिटी के बाद में आप कह सकते हो जो कच्चा तेल है यानी क्रूड ऑयल सेक्टर है, इसमें भी बहुत बड़ी गिरावट आई है। और कौन कौन से सेक्टर ग्रो कर रहे हैं, तो कोल प्रोडक्शन, कोयला सेक्टर हमारा ग्रो किया है, फर्टिलाइज़र सेक्टर ग्रो किया है, स्टील इंडस्ट्री ग्रो की है, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। लेकिन ओवरऑल अगर हम ग्रोथ देखें तो ओवरऑल ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं हो पाई है मार्च के महीने की। अब ऐसा ही होता है, देखो मार्च के महीने का डेटा अब आया है, फिर उसके बाद में अप्रैल के महीने का डेटा आगे आएगा मई के महीने में, है ना। तो उस प्रकार से यहाँ पर डेटा दिया जाता है। और ये जो डेटा है कि भाई इतने % ग्रोथ हुई है, इसकी इतने % हुई है, ये चीज़ आपसे कहीं भी नहीं पूछ जाएंगी। इतिहास है यूपीएससी का, कभी भी यहाँ पर आपसे ये परसेंटेज नहीं पूछे गए हैं। क्यों? क्योंकि हर महीने चेंज हो जाता है ये। अब नेक्स्ट महीने ग्रोथ कुछ और होगी तो अगले महीने बदल जाएगा। कब तक का डेटा याद रखोगे, ये चीज़ें याद नहीं रखनी होती हैं। तो क्या याद रखना होगा, बस खाली आपने पढ़ लिया, ऊपर से काम खत्म। कल या फिर मंडे में एडिटोरियल में आप कह सकते हो एक साइड में ये आर्टिकल छाप दिया जाएगा कोर सेक्टर को लेकर। तो इस वजह से आपको मेन कोर सेक्टर्स के बारे में पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली वो 8 कोर सेक्टर्स हैं कौन कौन से। तो हमारे देश की ये हैं 8 मेजर इंडस्ट्रीज़, 8 मेन कोर इंडस्ट्रीज़। सबसे पहली कोल सेक्टर, कोयला। कोयला सेक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसका वेटेज लगभग 10.33% के आसपास है, यानी कि 10.33% का कंट्रीब्यूशन है। क्रूड ऑयल 8.98% का कंट्रीब्यूशन है। क्रूड ऑयल आप देख पाओगे दूसरा मेन इंडस्ट्री है, तीसरा नेचुरल गैस, चौथा रिफाइनरी, पांचवा स्टील, उसके बाद में छठा सीमेंट, सातवां फर्टिलाइज़र और आठवां इलेक्ट्रिसिटी। और इन सब में अगर हम लोग देखें तो सबसे बड़ा दबदबा कौन सी इंडस्ट्री का है, तो यहाँ पर जिसका परसेंटेज सबसे ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है, तो वो है रिफाइनरी का। रिफाइनरी का वेटेज 28.04% है। नंबर दूसरे पर कौन आता है, नंबर दूसरे पर इलेक्ट्रिसिटी, जिसका वेटेज 19.85% का है। नंबर थर्ड पर कौन आता है, स्टील। स्टील का वेटेज लगभग 17.92% का है। ठीक है, तो ये हमारी 8 कोर इंडस्ट्रीज़ हैं जो वेटेज के हिसाब से यहाँ पर बताई गई हैं। किसका वेटेज कितना है ये आपने ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। तो अभी मामला समाप्त नहीं हुआ है, आगे की बात हम डिस्कस करेंगे। कोर सेक्टर्स के बारे में आपने जान लिया, तो व्हाट आर कोर सेक्टर्स, ये हमारे 8 कोर सेक्टर हैं। कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, उसके बाद फर्टिलाइज़र, स्टील, सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, ये हमारे 8 कोर सेक्टर्स हैं। और इन 8 कोर सेक्टर्स का जो भी यहाँ पर वेटेज वगैरह वो मैंने आपको समझा दिया था। अभी के समय पर सबसे बड़ा वेटेज रिफाइनरी, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, फिर स्टील, ये इंडस्ट्रीज़ इस हिसाब से देखी जाती हैं। अब होता क्या है, इन कोर सेक्टर्स को लेकर एक इंडेक्स भी तैयार किया जाता है, दैट इज़ IIP, आपने काफ़ी बार सुना होगा। इसका मतलब है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ये जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, ये क्या करता है, ये हमें काफ़ी सारे बदलाव बताता है। यानी इन कोर इंडस्ट्री में जो भी बदलाव आता है, इनके प्रोडक्शन में जो भी चेंजेस आते हैं, उसको लेकर सारी की सारी जो रिपोर्ट्स है वो IIP तैयार करता है। और IIP को कौन तैयार करता है, तो IIP को कंपाइल और पब्लिश किया जाता है मंथली बेसिस पर। हर महीने यहाँ पर IIP को लेकर आया जाता है। वो लेकर आने वाली बॉडी है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हमारे मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर में आती है। तो IIP का मेन काम क्या है, जो हमारी इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट है उसको मेजर करना कि इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट कितना चल रहा है, और उसके हिसाब से यहाँ पर कुछ परसेंटेज के अंदर में जो IIP है वो हम लोग को ग्रोथ रेट बताता है। समझ गए।
अब देखो आईआईपी का बेस ईयर क्या है, 2011-12 यहाँ पर बेस ईयर है, यानी कि जो ग्रोथ रेट है उसको हम लोग 2011-12 से कंपेयर करते हुए आगे चलते रहते हैं कि आज ग्रोथ रेट आईआईपी का जो भी आएगा वो 2011-12 के मुकाबले कितना है। तो बेस ईयर आप कह सकते हो इसका जो है वो 2011-12 देखने को मिलता है। अब ये जो आईआईपी इसको क्यों लेकर आ जाता है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है? देखो इसका इंपॉर्टेंस इसलिए भी है क्योंकि अगर ये हमें बता देगा कि हमारे कंट्री के अंदर में जो ये 8 कोर इंडस्ट्रीज़ हैं इनका स्टेटस क्या है, कैसे ग्रो कर रही हैं, प्रोडक्शन रेट क्या चल रहा है, अगर ये सारी चीज़ें आईआईपी बता देगा तो हमारी सरकारी एजेंसियां उस डेटा का आराम से यूज़ कर सकती हैं, चाहे वो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो, हर कोई यहाँ पर जो ये इंपॉर्टेंट बॉडीज़ हैं वो सब यहाँ पर इस डेटा का यूज़ कर सकती हैं अलग अलग नीतियों को बनाने में, पॉलिसीज़ को बनाने में। इवन हमारे देश की जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो हमारे देश की इकोनॉमी है वो भी इन्हीं कोर सेक्टर्स के ऊपर मेजरली डिपेंडेंट है। तो आईआईपी हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम जीडीपी के अंदर जो कैलकुलेशंस वगैरह हैं उसको भी बहुत ईजिली कर सकें। इस वजह से यहाँ पर जो ये आईआईपी है वो काफ़ी सारा डेटा हम लोग को प्रोवाइड करवा देता है। तो क्या ऐसा कोई क्वेश्चन बनता है क्या? देखो क्वेश्चन बन जाता है। यूपीएससी ने साल 2015 में एक क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन क्या था? इन द इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज़, यानी कि जो ये 8 कोर इंडस्ट्रीज़ हैं इनके इंडेक्स में सबसे ज़्यादा वेट किसका है, यानी कि सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है, सबसे बड़ी इंडस्ट्री कौन सी है? ऑप्शन ए कोल प्रोडक्शन, ऑप्शन बी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ऑप्शन सी फर्टिलाइज़र प्रोडक्शन, या फिर ऑप्शन डी स्टील प्रोडक्शन। कहोगे 1 मिनट, हमने तो ये पढ़ा था कि सबसे बड़ा वेटेज तो रिफाइनरी का था, रिफाइनरी का वेटेज सबसे ज़्यादा था। तो ठीक है, अब इस ऑप्शन में रिफाइनरी नहीं है तो क्या करें? तो सेकंड हमने जो पढ़ा था वो था इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर, जिसका वेटेज सबसे ज़्यादा था। तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रिफाइनरी होता तो रिफाइनरी नंबर 1 पर आता, उसको हम एज अ ऑप्शन लेते, लेकिन वो ऑप्शन में प्रेजेंट नहीं है। इस वजह से 2015 में जो इलेक्ट्रिसिटी है ये हाईएस्ट वेटेज थी, यहाँ पर आप कह सकते हो इन 8 कोर इंडस्ट्रीज़ में। समझ गए? आई होप आपको यहाँ पर जो एक क्लैरिटी है वो मिल चुकी है। ये जो वेटेज है आप कह सकते हो ये बदलते रहते हैं, ये चेंज होते रहते हैं। जैसे कि अप्रैल 2021 की बात है, ये वेटेज बदल गया था। 2015 में इलेक्ट्रिसिटी टॉप पर हो गया था, 2021 के अंदर में रिफाइनरी टॉप पर हो गया था। तो ऐसे यहाँ पर जो ये इंडस्ट्रीज़ है वो चेंज होती रहती है, इनका वेटेज बदलता रहता है। जो ज़्यादा ग्रो करेगी, जिसको ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा, जो ज़्यादा एक्सपैंड कर रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है वो टॉप पर आ जाएगा, उसका वेटेज ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अभी यहाँ पर 2 आर्टिकल आते हैं, दोनों के दोनों रेलिवेंट हैं। एक को आप पॉलिटी से लिंक कर पाओगे और दूसरे को आप यहाँ पे ज्योग्राफी से लिंक कर पाओगे। तो ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट दोनों के साथ में हम लिंक कर सकते हैं। तो जो हमारा आईएमडी है दैट इज़ इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, यानी भारत का मौसम विभाग, उन्होंने एक प्रेडिक्शन किया, भविष्यवाणी की है कि मई के महीने में जो हीट वेव्स हैं वो थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलने वाले हैं। हीट वेव वाले दिन थोड़े ज़्यादा होंगे ईस्टर्न इंडिया में, इंडिया का जो ईस्टर्न हिस्सा है वहाँ पर ज़्यादा हीट वेव्स नज़र आने वाली हैं, ऐसा बोला जा रहा है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, यहाँ पर तो नॉर्मल गर्मी रहेगी, लेकिन जो सबसे स्कॉर्चिंग हीट या सबसे ज़्यादा तगड़ी हीट वेव्स आएंगी वो कहाँ पर आने की संभावना है? तो उसमें आता है बिहार, झारखंड, ओडिशा, उसके बाद वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, उसके बाद आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और उसके बाद में गुजरात का कुछ कोस्टल रीजन। ये कुछ रीजन्स होने वाला है जहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट वेव्स पड़ने वाली हैं आने वाले कुछ दिनों में, यानी मई के महीने में। और ये जो हीट वेव्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा होंगी, जिसके चक्कर में बहुत सारे जो हेल्थ रिस्क हैं लोगों के वो भी बढ़ सकते हैं, यानी कि परेशानियाँ लोगों के लिए बढ़ सकती हैं, खासकर जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनके लिए। तो इस प्रकार का यहाँ पर जो अनुमान है वो आईएमडी ने लगाया है। अगर बारिश की बात करें तो मई के महीने में जो बारिश है वो बिल्कुल नॉर्मल होने वाली है, नॉर्मल से थोड़ा कम ही रहने वाली है, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि इसमें पढ़ने लायक क्या था? कुछ भी नहीं था। ठीक है, लेकिन अब की बार ना क्वेश्चन आपसे बन सकता है, खासकर मेंस में आपसे हीट वेव के बारे में पूछा जा सकता है, या प्रीलिम्स में आपसे हीट वेव के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट्स पूछे जा सकते हैं। ऐसे यहाँ पर जो हीट वेव है ये होता क्या है पहले हमें वो समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलो मैं आपको प्रॉपर्ली डेफिनेशन बताता हूँ हीट वेव की। देखो हीट वेव की एक अच्छी सी डेफिनेशन है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने क्या बोला है कि आप 2 एरियाज़ को देखो। एक तो मान लो प्लेन एरिया है, नॉर्मल एरिया, जैसे दिल्ली वगैरह सब प्लेन एरिया है। एक तरफ हमारा हिमाचल, ऊपर लद्दाख जो हैं पहाड़ी इलाके हैं, हिली एरियाज़ हैं। एक तरफ प्लेन एरिया है, दूसरी तरफ यहाँ पर हिली एरियाज़ हैं। अब दोनों में टेम्परेचर का फ़र्क होता है। प्लेन एरिया में गर्मी बहुत ज़्यादा होगी, पहाड़ों में आप कह सकते हो गर्मी थोड़ी सी कम होगी लेकिन कम होगी, है ना। तो बोला ये जा रहा है कि आप दोनों एरियाज़ में देखो, सपोज़ यहाँ पर प्लेन एरिया में जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेल्सियस है और पहाड़ी इलाके में जो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री सेल्सियस है। तो अब अगर हमें बोलना हो कि यहाँ पर हीट वेव पड़ रहा है तो कैसे, किस कंडीशन के बेसिस पर बोलेंगे? तो अगर प्लेन एरिया में जो नॉर्मल टेम्परेचर चल रहा है, इस टेम्परेचर से 6 से 7 डिग्री सेल्सियस अचानक से झटके से बढ़ जाए, एकदम से गर्मी 6 से 7 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाए,
यानी ये 40 से डायरेक्टली 46-47 डिग्री हो जाए प्लेन एरिया में तो वो कहलाएगा हीट वेव। और यही 6 से 7 डिग्री अगर हिली एरिया में बढ़ जाए एक झटके में तो वो कहलाएगा हीट वेव। तो हिली एरिया में हीट वेव कब कहलाएगा? जब वो 30 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल है और वो 35-36 डिग्री हो जाता है अचानक से, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर वो हीट वेव कहलाता है। यानी कि जो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर है उसमें 5-6 डिग्री सेल्सियस अचानक से बढ़ जाना वो कहलाता है हमारा हीट वेव। ठीक है, यानी गर्मी एकदम से यहाँ पर बढ़ जाती है। क्लियर हो गया। सवाल यह है कि हीट वेव का कोई असर वगैरह पड़ता है? गर्मी तो हर साल पड़ती है, नॉर्मल पड़ती है, कभी कभी बहुत ज़्यादा पड़ती है, क्या दिक्कत है? देखो, हीट वेव के इम्पैक्ट अपने आप में बहुत ज़्यादा है। जब जब हीट वेव पड़ा है तब तब लोगों की मृत्यु ज़्यादा हुई है, ऐसा खुद रिपोर्ट्स ऑलरेडी बता चुकी हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत सारी बीमारियों से ऑलरेडी सफ़र कर रहे होते हैं, खासकर बुजुर्ग लोग, वो इतनी गर्मी को नहीं झेल पाते। उनको फिर अपना जो मेंटल हेल्थ है, जो उसमें चैलेंजेस हो रहे हैं, उसको भी यहाँ पर फेस करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा गर्मी से निपटना पड़ता है। ठीक है, फिर दूसरा जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो है क्रॉप डैमेज, यानी कि फसलों के ऊपर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा। हीट वेव पड़ेगा, गर्मी ज़्यादा पड़ेगी, गर्मी ज़्यादा पड़ेगी यानी सूखा पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। सूखा पड़ेगा तो जो फसलें हैं उसका प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, तो क्रॉप का लॉसेस होगा। अब फसलें जब उगेंगी नहीं तो मार्केट में नहीं आएंगी, अब मार्केट में नहीं आएंगी तो फूड प्रोडक्शन कम हो जाएगा, है ना। फूड प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो इससे क्या होगा, जो दाम है मार्केट में वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि डिमांड तो ज़्यादा ही है ना, सभी लोगों को खाना तो चाहिए लेकिन बन नहीं रहा है, सप्लाई नहीं हो रही है, डिमांड अभी भी ज़्यादा है, तो उसके जो प्राइसेस है वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इन्फ्लेशन होता हुआ नजर आएगा, महंगाई बढ़ती हुई नजर आएगी। तो सब ये आपस में इंटरलिंक हैं, ये सारे के सारे जो इम्पैक्ट्स हैं। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पता है क्या होता है? जब जब गर्मी बढ़ती है तो आपने देखा होगा काम करने का इतना मन नहीं करता। खैर, हम लोग तो घर में बैठे हैं, उसके बावजूद काम करने का मन नहीं कर रहा, लेकिन जो बाहर लेबर काम कर रही है उनके बारे में सोचें। तो जो लेबर है कड़ी धूप में जो काम कर रही है, उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो भी यहाँ पर कम हो जाती है ना, क्योंकि धूप ज़्यादा पड़ रही है और उसकी वजह से इनका जो प्रोडक्टिविटी लॉस है वो देखने को मिल जाता है। ज़्यादा कमा नहीं पाते, अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से काम नहीं कर पाते, जिसके चक्कर में इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स भी इनके ऊपर पड़ते रहते हैं। ठीक है, और इन सब चीज़ों के अलावा भी एक और इम्पैक्ट पड़ता है, वो है वाइल्ड फायर और ड्राफ्ट। मैंने आपको बताया कई सारे एरिया में सूखा पड़ जाता है, या फिर कई सारे एरिया में जैसे जंगल सूखे पड़े हुए हैं और गर्मी खूब ज़्यादा पड़ रही है, तो इसके चक्कर में कई बार जंगलों के अंदर आग भी लग जाती है और बड़े बड़े वाइल्ड फायर के इंसिडेंट्स हमने अपने इतिहास में देखे हैं। क्लियर हो गया? तो ये था हीट वेव, इसके इम्पैक्ट भी हम लोगों ने समझ लिए हैं। अगले आर्टिकल पर आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की साइड से एक स्टेटमेंट आया है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, रजिस्टर एफआईआर्स अगेंस्ट हेट स्पीचेस इवन विदाउट प्लेन्स। अब मतलब क्या है, इसको समझते हैं। हेट स्पीच आप लोग समझ रहे होंगे ना, हेट स्पीच का मतलब क्या है? कुछ नफरत भरे शब्द बोल देना। ठीक है, किसी विशेष समूह, एक बड़ी कम्युनिटी के प्रति यहाँ पर बहुत नफरत पैदा करवाना, उसी को हम लोग यहाँ पर हेट स्पीच बोलते हैं। सिंपल शब्दों में हम ऐसा बोल सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कल के दिन सभी स्टेट्स यानी राज्य सरकारों से बोला है कि आप क्या करो, अपने आप से खुद से एफआईआर रजिस्टर करना स्टार्ट कर दो। जहाँ जहाँ पे आपको लगे हेट स्पीच का इंसिडेंट दिख रहा है, अगर कोई यहाँ पर किसी कम्युनिटी के प्रति बहुत ज़्यादा नफरत फैला रहा है, तो फटाफट उसके अगेंस्ट यहाँ पर एफआईआर, उसके अगेंस्ट जो कंप्लेंट है वो दर्ज करवाई जाए। ऐसी बात यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने मेंशन की है। और वो कंप्लेंट कैसे दर्ज करवाई जा सकती है? देखो, हमारे पास में कई सारे सेक्शन हैं आईपीसी के, यानी कि इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 153A, 153B, 295A, 505, ये सारे सेक्शंस हैं। इसके अगेंस्ट आप आराम से यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को रजिस्टर कर सकते हो, अगर हेट स्पीच का केस आप देखते हो तो। यानी अपने हिसाब से कदम उठाना स्टार्ट करो, क्योंकि यहाँ पर हेट स्पीच को यही एक कह सकते हो स्टेप है जिसकी वजह से रोका जा सकता है। नाउ अब हेट स्पीच को लेकर कुछ और भी चीज़ें हैं, वो हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा समझेंगे एग्जैक्टली क्या है। तो हेट स्पीच का मतलब क्या होता है, वैसे मैं आपको बता चुका हूँ। जनरल वर्ड्स में क्या होता है, जनरली यहाँ पर ये कुछ वर्ड्स हो गए, किसी पर्टिकुलर ग्रुप के प्रति यहाँ पर कुछ ऐसे बुरे शब्द यहाँ पर यूज़ कर देना, नफरत भरे शब्द यूज़ कर देना, है ना, किसी कम्युनिटी के प्रति, रिलीजन के प्रति या रेस के प्रति, जिससे दंगा होने के चांसेस हैं, है ना। तो ये यहाँ पर वो हेट स्पीच जो है उस वाली कैटेगरी में आता है। इवन बोला जाता है कि यहाँ पर हेट स्पीच के लीगल पोजीशंस कई सारे हैं, मतलब कि हेट स्पीच के प्रति कई सारी जगह पर सज़ा का प्रावधान है, उसके बावजूद भी हेट स्पीच बढ़ती चली जाती है। सबसे पहली चीज़, इंडियन पिनल कोड आईपीसी के अंदर में सेक्शन 153A और 153B दोनों क्या बोलते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर हेट स्पीच फैला रहा हो, दो ग्रुप्स के बीच में, दो कम्युनिटी के बीच में, यहाँ पे अगर कोई नफरत पैदा कर रहा हो, तो कहीं ना कहीं उसको पनिशमेंट मिलेगा सेक्शन 153A और 153B के तहत। फिर आईपीसी का सेक्शन 295A क्या बोलता है कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पर इंटेंशनली, जानबूझकर किसी रिलीजन के प्रति यहाँ पर इस प्रकार से
नफ़रत फैला रहा हो तो कहीं ना कहीं यहाँ पर उसको भी ये जो पनिशमेंट है वो दी जा सकती है। फिर उसके बाद आईपीसी का ही सेक्शन 505 क्लॉज 1 और 505 क्लॉज 2 ये भी यहाँ पर बोलता है कि अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर कोई ऐसा कंटेंट है जिसको पब्लिसाइज कर रहा है, सर्कुलेट कर रहा है और वो कंटेंट कहीं ना कहीं दो ग्रुप्स के बीच में लड़ाइयाँ पैदा कर सकता है, नफ़रत पैदा कर सकता है, तो अगर जिस भी व्यक्ति ने वो कंटेंट सर्कुलेट किया है, फैलाया है, उसके खिलाफ भी यहाँ पर इन दोनों सेक्शंस के तहत क्या किया जा सकता है, कंप्लेंट दर्ज करवाई जा सकती है। तो ये यहाँ पर आईपीसी के कुछ प्रोविजंस हैं। आई होप आपको यहाँ पर क्लियर हो चुका है। मैंने आपको डायरेक्टली आईपीसी के प्रोविजंस के बारे में समझा भी दिया है, ठीक है। हेट स्पीच क्या है, आई होप आपको ये भी क्लियर हो चुका होगा। नाउ अब चलते हम लोग अपने एडिटोरियल डिस्कशन पर। उससे पहले एक और छोटा सा आर्टिकल है बिजनेस पेज पर, जिसको आप कह सकते हो वन डे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट समझ सकते हो। जो हमारे वन डे एग्जामिनेशन होते हैं ना, एसएससी और ये सारे एग्जामिनेशन, यहाँ पर ये जो ऐसे क्वेश्चन है पूछ ले जाते हैं। तो एलआईसी के जो चेयरपर्सन है, एक नए चेयरपर्सन बन चुके हैं, एक नए चेयरपर्सन और पहले सीईओ, जिनका नाम है मोहंते। क्या नाम है? मोहंते। यहाँ पर इनका नाम है जून 2024 से, यानी जो आने वाला जून का महीना है और उसी महीने से लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि जो ये एलआईसी है इसके चेयरमैन बन जाएंगे। ये चेयरमैन के साथ साथ यहाँ पर पहले सीईओ भी बन जाएंगे, ठीक है। तो आपने नाम ज़रूर ध्यान रखना है, मोहंते इनका नाम है, मिस्टर मोहंते यहाँ पर उस नाम से यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। चलो आगे आते हैं। now आते हैं दोस्तों हम लोग अपने एडिटोरियल डिस्कशन पे। तो एडिटोरियल पर केवल और केवल इकलौता एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है, वो है ये वाला, और कुछ खास है इस आर्टिकल के अंदर में, वो सब मैं आपको नोट्स के फॉर्म में बताऊंगा, आपको प्रॉपर नोट्स भी प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है। उसके बाद एक दूसरा आर्टिकल भी है ये वाला। ये दूसरा एडिटोरियल आईपीएल को लेकर है, तो ये हमारे काम का नहीं है। स्पोर्ट्स वाले जो सेक्शन से वो पूछे भी नहीं जाते और ये हमारे काम का भी नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ पर इसको स्किप कर सकते हो। इकलौता आर्टिकल डिस्कस करेंगे ये वाला। और आज वैसे भी सैटरडे है, सैटरडे में एडिटोरियल्स आते ही कम है, एक ही पेज पर एडिटोरियल आते हैं। दूसरा पेज ग्राउंड जीरो का है, पूरी तरह से खाली है। उसके बाद ना ही टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट आता है, तो आपके पास में काम भी सैटरडे में कम होता है, ठीक है। उसके बाद में एक एडिटोरियल ये भी है, लेकिन इसको मैं डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि मैं आपको 2 बार ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, प्लस इसके बारे में जो प्रॉपर नोट्स हैं वो भी दे चुका हूं, प्लस आपको आंसर राइटिंग भी करवा चुका हूं, ठीक है। अब वो क्या है आर्टिकल? वो है गवर्नर के बिल को लेकर। आज से 2 दिन पहले हमने डिस्कस किया था, याद होगा। गवर्नर जो ये बिल है अपने पास में रख लेता है, आगे पास नहीं करता है, वो इशू यहाँ पर समझाया गया क्योंकि उसको पावर भी मिली हुई है आर्टिकल 200 के तहत। तो वो रिपीटेड आर्टिकल है, आपके पास में प्रॉपर नोट्स है, तो दोबारा टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। चलो डायरेक्टली आते हैं इस वाले आर्टिकल पर। तो रीना गुप्ता जी ने यहाँ पर इस एडिटोरियल को लिखा है, जो कि एक नेशनल स्पोक्स पर्सन है आम आदमी पार्टी की। तो इन्होंने क्या मेंशन किया है? इन्होंने टॉपिक उठाया है रिजर्वेशन फॉर वेमेन इन पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स के अंदर में, राजनीति में जो महिला हैं इनको एक आरक्षण मिलना चाहिए, इसके सपोर्ट में यहाँ पर ये पूरा का पूरा एडिटोरियल इन्होंने लिखा है। देखो अभी रिसेंटली हुआ क्या है, हाल ही में लगभग 10 से ज़्यादा जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया दिल्ली के जंतर मंतर पर, और मांग ये की है कि देखो लंबे समय से जो ये पेंडिंग पड़ा हुआ बिल है वेमेन रिजर्वेशन को लेकर, फटाफट इसको पास किया जाए। क्योंकि बहुत बार कोशिश कर ली गई है, इतिहास में भी आपको आगे इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी समझाऊंगा। कई बार कोशिश की गई है वेमेन रिजर्वेशन बिल को पास करने की, बट इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा, इसको नज़रअंदाज कर देते हैं हमेशा। विमेन रिजर्वेशन बिल से क्या होगा? हमारे पॉलिटिक्स के अंदर में महिलाओं के लिए एक आरक्षण मिल जाएगा, उनको अलग से कुछ सीट मिल जाएंगी कि भाई इस पॉलिटिक्स में इतनी सीट जो है, जैसे लोकसभा राज्यसभा में इतनी सीट तो महिला के लिए रजिस्टर्ड है, इतनी सीट के ऊपर केवल और केवल महिलाएं ही आएंगी, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम लोग रिजर्वेशन बोलते हैं, आरक्षण बोलते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इस चीज़ की यहाँ पर मांग की गई है एक बिल के माध्यम से। अब इस बिल को पास करने की कोशिश की गई पहले भी, लेकिन ये काम हो नहीं पाया। अब पहले हम इसका इतिहास समझते हैं कि आखिरकार जो ये पॉलिटिकल रिजर्वेशन है वेमेन के लिए, इसको लेकर जो हमारा हिस्ट्री है क्या बोलती है। देखो वेमेन रिजर्वेशन का जो ये इशू है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पास भी आया था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिन्होंने यहाँ पर हमारा जो संविधान है वो बनाया, उसमें भी यहाँ पर एक डिबेट चल रहा था इस वेमेन रिजर्वेशन को लेकर, लेकिन बाद में यहाँ पर इस डिबेट को रिजेक्ट कर दिया गया, ठीक है। संविधान बनाते वक्त यहाँ पर इसके ऊपर फोकस किया जा रहा था, डिबेट हुई, लेकिन बाद में मामला शांत कर दिया गया। और बोला जाता है डेमोक्रेसी के लिए देखो यहाँ पर जो जेंडर न्यूट्रलाइजेशन है वो होना इंपॉर्टेंट है, वेमेन और मेन दोनों का जो रोल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऐसा आज के समय में हो नहीं रहा है। क्योंकि वेमेन रिजर्वेशन नहीं है तो वेमेन को रिप्रेजेंटेशन इतना नहीं मिल रहा है, लेकिन पॉलिटिक्स में बहुत कम ही यहाँ पर आप देख पाओगे वेमेन का इन्वॉल्वमेंट नज़र आता है। तो इस वजह से जो वेमेन रिजर्वेशन है ये कहीं ना कहीं आज के समय का एक इम्पॉर्टेंट सा जो टॉपिक है वो बन चुका है, जिसके ऊपर हमें सोच विचार करने की आवश्यकता है। फिर राइटर ने मेंशन किया है वेमेन के लिए जो रिजर्वेशन है वो लोकल बॉडीज़ के अंदर में हो रहा है,
जो हमारी लोकल बॉडीज़ यानी जो पंचायत है ना गांव के अंदर में, वहाँ पर आप देख पाओगे तो कहीं ना कहीं रिजर्वेशन ऑलरेडी है। हुआ क्या था, हम एक नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान लेकर आए थे वेमेन के लिए, एक प्लान लेकर आया था और उस प्लान का जो रिकमेंडेशन है वो 1988 में दिया गया था और उस रिकमेंडेशन के तहत जो रिजर्वेशन है वो महिलाओं को दिया गया और बेसिकली मांग की गई थी उस रिकमेंडेशन के अंदर में कि जो हमारे पंचायत हैं, पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक, ठीक है, यानी लोकल गवर्नमेंट से लेकर नेशनल गवर्नमेंट तक वेमेन का रिप्रेजेंटेशन होना इंपॉर्टेंट है, महिलाओं को भी वहाँ पर इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी है। इस रिकमेंडेशन ने, जब ये रिकमेंडेशन आया था, पूरी प्लानिंग आई थी, तो इसने यहाँ पर एक ऐतिहासिक मूव भी चल रहा है और उस ऐतिहासिक मूव में क्या हुआ, 73rd और 74th अमेंडमेंट्स करे गए। 73rd 74 73वां और 74वां यहाँ पर संशोधन किया गया संविधान के अंदर में और संशोधन करते हुए बोला गया कि जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, हर एक स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए यहाँ पर क्या करना होगा, हर एक राज्य सरकार को क्या करना होगा, 1/3 ऑफ द सीट्स ऑफ वेमेन इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को रिजर्व करना होगा। यानी हर एक राज्य में जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस है वहाँ पर 1/3 सीट महिलाओं के लिए रिजर्व करनी होगी और साथ ही साथ में जो चेयरपर्सन का 1/3 ऑफिस है वो भी यहाँ पर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के अंदर में, अर्बन लोकल बॉडीज़ में महिलाओं के लिए रिजर्व करना होगा। यानी महिलाओं के लिए लोकल लेवल पर जो हमारी गवर्नमेंट है वहाँ पे रिजर्वेशन को लेकर पूरा कॉन्सेप्ट लेकर आया गया और उसको इम्प्लीमेंट भी किया गया। नाउ ये जो सीट्स हैं इनमें भी रिजर्वेशन लाना होगा। बोला जा रहा है 1/3 जो रिजर्वेशन है वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब वेमेन के लिए भी करना होगा, यानी कि महिलाओं को उस प्रकार से आरक्षण जो है वो मिल जाना चाहिए पॉलिटिक्स के अंदर में। कई सारे स्टेट्स जिन्होंने ऑलरेडी कदम उठा लिया, जैसे महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, केरला, ये जितने भी स्टेट्स हैं उन्होंने खुद अपना कानून बनाया, लीगल प्रोविजंस बनाए और इंश्योर किया कि जो हमारी लोकल बॉडीज़ हैं उन लोकल बॉडीज़ में 50% रिजर्वेशन होगा महिलाओं के लिए, यानी कि 50% तक महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन होगा उन लोकल बॉडीज़ में। और इसको लेकर इन सभी स्टेट्स ने ऑलरेडी जो अपने लीगल प्रोविजंस जो कानून है वो बना लिए थे। समझ गए। अब बात आती है यहाँ पर, ये तो मैंने आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझा दिया कि एग्जैक्टली क्या क्या हो रहा है महिला के रिजर्वेशन बिल को लेकर। अब सवाल ये आता है कि वेमेन रिजर्वेशन बिल है क्या, क्योंकि अभी भी हमें एक प्रॉपर क्लैरिटी मिली नहीं है। तो ये है क्या एग्जैक्टली? देखो, वेमेन रिजर्वेशन बिल, ये बिल वो बिल है जो कि मांग करता है लोकसभा और जो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ हैं, लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में महिलाओं के लिए कम से कम 33% सीट होनी चाहिए, ऐसी मांग की गई है इस बिल में। तो भले ही लोकसभा के जितने मेंबर है 33% पर सीट पर महिलाओं का हक होना चाहिए, ऐसे ही हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली में होना चाहिए। ठीक है, तो जो बिल है इसको सबसे पहली बार लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया था और ये बहुत पहले ही लगभग 1996 में सितंबर के महीने में एज आ 81st अमेंडमेंट बिल के तौर पर जो है लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया। लेकिन ये जो बिल है इसको अप्रूवल नहीं मिल पाया और अप्रूवल नहीं मिल पाया, बाद में लोकसभा डिसॉल्व हो गई, काम खत्म हो गया, कोई सुनवाई नहीं हो पाई। फिर उसके पहले भी, मतलब आप कह सकते हो, एक तो 1996 में कदम उठाया गया, 1996 के बाद 1998, 1999, 2002, 2003, हर 1-2 साल छोड़ के बार बार इसकी मांग की गई, लेकिन हर बार यहाँ पर जो बिल है वो फेल हो गया, इसको कोई भी अप्रूवल नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से जो महिलाएं हैं उनको रिप्रेजेंटेशन पॉलिटिक्स में नहीं मिल पा रहा है। बट अभी फाइनली यहाँ पर ये जो टॉपिक है वापस से डिबेट में आया है, जहाँ पे बोला जा रहा है वेमेन का रोल पार्लियामेंट में होना चाहिए, बड़े लेवल पर होना चाहिए। क्योंकि सिचुएशन आज के समय में क्या है, मैं आपको ये समझाता हूँ कि आज के समय में पार्लियामेंट में कितनी महिलाएं हैं। तो देखो, बोला गया है कि लगभग 14%, केवल और केवल, जैसे हमारा इंडियन पार्लियामेंट है उसमें जितने भी मेंबर्स हैं उसमें केवल और केवल 14% ही महिलाएं हैं। जबकि आप दूसरे देशों को देखोगे, हमारे आस पड़ोसी देशों को देखोगे, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, तो यहाँ पर महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन अच्छा खासा है। और इन सब देशों के कंपैरिजन में इंडिया ही एक ऐसा देश है जहां पर महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट बहुत ज़्यादा कम है। तो इसको इम्प्रूव करने की आवश्यकता है, ऐसा राइटर मेंशन करते हैं। अब राइटर फेवर में है बिल के, तो इनका कुछ आर्गुमेंट्स भी है कि देखो हमें क्यों करना चाहिए, इस बिल को आगे क्यों बढ़ाना चाहिए। क्योंकि आप वेस्टर्न कंट्रीज़ को देखो, खासकर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ देखो, और उनसे भी ज़्यादा आप फिनलैंड, नॉर्वे, ये सारी कंट्रीज़ आप देख सकते हो, यहाँ पर महिलाएं ही सबसे ज़्यादा उस कंट्री को रूल कर रही हैं और वो कंट्री कहीं ना कहीं हर इंडेक्स में टॉप करें, चाहे वो हैप्पीनेस इंडेक्स हो, चाहे वो कोई और सा इंडेक्स हो। तो इनका यहाँ पर कहना है, इन्होंने यहाँ पर अपने आर्गूमेंट को सपोर्ट करने के लिए ये चीज़ें भी यहाँ पर मेंशन की गई हैं कि देखो ऐसी कंट्रीज़ भी हैं जो कि यहाँ पर महिलाओं के थ्रू रूल की जा रही हैं, वहाँ का जो पूरी सरकार चला रही हैं, है ना, वहाँ की प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट हैं, प्लस उनके जो ऑफिशियल्स हैं उसमें भी खासकर सबसे ज़्यादा वेमेन का रिप्रेजेंटेशन है, उसके बावजूद वो कंट्री ग्रो कर रही हैं। फिनलैंड का एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है। ठीक है,
तो वो चीज़ यहाँ पर उन्होंने बोली है। फिर उसके बाद में इनका कहना यहाँ पर यह है कि अगर महिला होगी ना तो वो कंडीशंस को दोनों एस्पेक्ट के तौर पर देखेगी और बेटर तरीके से यहाँ पर जो डिसीजंस है वो लिए जाएंगे, क्योंकि आज के समय में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो कहीं ना कहीं पेट्रियार्कल हैं। पेट्रियार्कल मतलब जो मेन हैं, जो पुरुष हैं, उनको ज़्यादा यहाँ पर रोल दिया गया है और वेमेन को यहाँ पर अंडर में ही रखा गया है। तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हैं वो ख़त्म हो पाएंगी। पॉलिटिकल पार्टीज़ में महिलाओं को एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन मिलेगा तो उनकी बात भी सुनी जाएगी, दोनों पक्ष को यहाँ पर देखा जा सकेगा। उसके बाद बोला जाता है कि अगर रिजर्वेशन कर दिया जाए विमेन के लिए, महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन बढ़ा दिया जाए, तो इससे एक पक्का चीज़ इंश्योर हो जाएगी कि पार्लियामेंट के अंदर में मान लो कोई भी विवाद है, कोई भी विवाद को लेकर जो पार्लियामेंट के अंदर कोई इशू को लेकर बात हो रही है ना, कभी कभी बहुत सारे ऐसे टॉपिक होते हैं जो पार्लियामेंट छोड़ देता है, हमेशा उसके ऊपर भी बातचीत होगी। विमेन जो है अपना जो कह सकते हो स्ट्रॉन्ग पोजीशन वो रख सकती हैं। ठीक है, तो फिर राइटर बोलते हैं कि हमारे पास में सबूत भी हैं, महिलाओं ने क्या करा है, पंचायत में पंचायत लीडर्स के तौर पर रिप्रेजेंट किया है, पंचायत लीडर्स के तौर पर काम किया है, तो वहाँ से हमारे पास में कई सारे सबूत भी निकल कर आए हैं। ठीक है, तो अगर महिलाएं आती हैं तो कहीं ना कहीं बहुत सारा जो लिकर आज के समय पर चल रहा है ना, जो शराब अवैध तरीके से चल रही है उसको यहाँ पर कंट्रोल किया जा सकता है। प्लस उसके बाद में जो पब्लिक गुड्स हैं उनके ऊपर ध्यान रखा जा सकता है, ड्रिंकिंग वाटर वगैरह जैसी चीज़ें प्रोवाइड करवाई जा सकती हैं। प्लस यहाँ पर जो भ्रष्टाचार है, करप्शन है, उसके प्रति यहाँ पर महिलाएं अच्छी तरीके से काम कर सकती हैं और काम किया है इन्होंने। अलग अलग जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस है जहाँ पर इन्होंने लीड किया है वहाँ की बात बताई जा रही है। प्लस न्यूट्रिशन के ऊपर काफ़ी काम किया गया है अलग अलग पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में। न्यूट्रिशन मतलब पोषण को लेकर एक अच्छा खाना देने के ऊपर यहाँ पर मेन फोकस अच्छे से कर सकती हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन मिले तो एक बदलाव आए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फिर मेन और फीमेल दोनों का एक बहुत बड़ा रोल होगा, दोनों की थिंकिंग यहाँ पर मिलकर काम करेगी। ठीक है, तो एग्जैक्टली इनका ये है कहना। यहाँ पर प्रॉपर नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिए, प्लीज़ आप इसको डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम से। काफ़ी सारी चीज़ें आपको आर्टिकल में नहीं मिलेंगी जो कि यहाँ पर है, क्योंकि इस आर्टिकल को मुझे पता है ना, देखो एग्ज़ाम के लिए रिलेवेंट करना है, एग्ज़ाम के लिए आपको एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से डिस्कस करना है, क्योंकि यहाँ पर आपको पता होगा कोई भी राइटर हैं तो उन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ लिखे हैं, इस वजह से लिख दिया जाता है व्यूज़ आर पर्सनल। तो आपने यहाँ पर किसी के पर्सनल व्यूज़ को नहीं चेपना है एग्ज़ाम के अंदर में, आपने खुद के व्यूज़ को एक न्यूट्रल एस्पेक्ट के तौर पर कवर करना है। इस वजह से यहाँ पर एडिटोरियल को मैं काफ़ी रेलिवेंट बना देता हूँ। जैसा आपने अभी देखा यहाँ पर हर चीज़ को मेनली कवर किया गया है। अब इसी के बेसिस पर यानी इसी आर्टिकल के ऊपर आपने आज का एक मेंस का क्वेश्चन लिखना है। तो मेंस का क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हाट इज़ द वेमेन रिजर्वेशन बिल। तो वेमेन रिजर्वेशन बिल क्या है, एक्सप्लेन द नीड्स ऑफ रिजर्वेशन फॉर वेमेन इन पॉलिटिक्स। तो ये बिल क्या है, प्लस ये जो रिजर्वेशन है महिलाओं का, हम पॉलिटिक्स में बात कर रहे हैं, इसकी ज़रूरत क्या है यह आपने एक्सप्लेन करना है 250 शब्दों में। हिंदी में भी रीड कर देता हूँ, महिला आरक्षण विधेयक क्या है, राजनीति में महिलाओं के लिए आरक्षण की आवश्यकताएं क्या है, ज़रूरत क्या है। तो 250 शब्दों में आंसर लिखना। आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप। फुल फॉर्म लिखोगे आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा जहाँ पर 56,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। डेली आंसर्स लिखकर सबमिट कर रहे हैं, आप भी अपने आंसर्स को लिखकर सबमिट कर सकते हो। जब आप अपने आंसर को लिखकर सबमिट करोगे तो दोस्तों एक छोटा सा काम करना है, एटलीस्ट सभी लोग को 2-2 आंसर्स रिव्यू करने हैं। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करोगे तो बहुत सारे फ़ायदे होंगे आपको भी और सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकोगे। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकोगे कि यहाँ पर इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। ठीक है, तो क्लियर हो गया, समझ में आ गया। आर्टिकल बहुत ही छोटा सा था लेकिन बहुत दमदार रेलिवेंट था। नाउ आगे चलते हम लोग अपने प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन की तरफ और उसके बाद में प्रीलिम्स के क्वेश्चन को डिस्कस करके करते हैं अपने वीडियो को एंड। तो आपसे यहाँ पर 2008 का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया था कि जो हमारा संविधान है उसमें जो 8वां शेड्यूल है उसमें 22 भाषाएं हैं। अब 22 भाषाएं इकट्ठा तो नहीं आई, इससे पहले यहाँ पर कह सकते हो कि इसमें मतलब 22 भाषाओं से पहले कुछ भाषाएं थीं, बाद में यहाँ पर धीरे धीरे करके और लैंग्वेजेस को ऐड किया गया। तो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था, कौन सा संशोधन करने के बाद में हमने लास्ट में 4 भाषाओं को ऐड किया, जिसके बाद यहाँ पर ये 8वें शेड्यूल में टोटल हमारे पास में 22 लैंग्वेजेस मिली हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए, नीचे ऑप्शन दिए गए हैं 90th अमेंडमेंट एक्ट, 91st अमेंडमेंट एक्ट, 92nd अमेंडमेंट एक्ट या फिर 93rd अमेंडमेंट एक्ट। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 92nd अमेंडमेंट एक्ट। 92nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत यहाँ पर ये काम किया गया है और ये जो कुछ अलग से 4 भाषाएं वो लास्ट में ऐड करी गई हैं, जिसके बेसिस पर यहाँ पर ये टोटल 22 लैंग्वेजेस हो चुकी हैं।
दोस्तों ये था सारा का सारा हमारा आज का डिस्कशन। आई होप आपको मज़ा आ चुका है, बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पर कवर कर चुके हो। मेनली इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग यहाँ पर कवर कर ही चुके हैं अपने न्यूज़पेपर से। एक एडिटोरियल आपका कल का मैंने बोला था कि हम कल डिस्कस करेंगे, तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करो, कल हम डिस्कस कर लेंगे। कल संडे है, संडे में आर्टिकल्स ऑलरेडी कम आते हैं, कल नहीं तो परसों कवर हो जाएगा। एक आर्टिकल है, एक आर्टिकल आपका पेंडिंग चल रहा है, ठीक है। तो उसके लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, जितना कुछ आज पढ़ाया है प्लीज़ आप उसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस करो। नाउ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।